हेलो। हेलो, हाँ भैया, आवाज आ रही सभी को? हेलो। हाँ, सभी को आवाज आ रही क्या? चलिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी नेटवर्क में, इस वजह से क्लास रुक गई थी। तो चलिए साथियों, वापस हम शुरू करते हैं इस क्लास को। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। और हम आपके सामने लेकर आए हैं आज की इस सीरीज में प्रश्न संख्या 101 से लेकर प्रश्न संख्या 150 तक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए साथियों, आज की इस सीरीज का आपके सामने पहला क्वेश्चन है। 101 प्रश्न आपके सामने रखा है। राज्य के मर्गवन और उसके बाद में स्थापना वर्ष। क्लास चल रही थी लेकिन थोड़ा नेटवर्क इश्यू होने की वजह से क्लास रुक गई थी। तो उस क्लास को हमने वापस स्टार्ट करते हैं। शुरू से मैं वापस आपको पढ़ा देता हूं। यहां पर दे रखा अशोक विहार जयपुर के अंदर है और इसकी जो स्थापना हुई थी साथियों 1886 में हुई थी। माचिया सफारी पार्क जोधपुर में इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। चित्तौड़गढ़ मर्गवन अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में इसकी स्थापना 1969 को हुई थी। और सज्जन का अभ्यारण्य है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1984 में हुई थी। तो हम पहला प्रश्न कर चुके थे और उस पहले प्रश्न के मैंने आपको आंसर बता दिए हैं। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे जो आपके सामने मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं कि राजस्थान के अंदर अगर आपसे कोई पूछ ले कि मर्गवन अभ्यारण्य कितने हैं, तो भाई आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के अंदर वर्तमान के अंदर 7 मर्गवन अभ्यारण्य है। राजस्थान के अंदर वर्तमान में कितने अभ्यारण्य है? 7 मर्गवन अभ्यारण्य है। अब वो 7 अभ्यारण्य कौन कौन से हैं उनके हम बात यहां पर कर रहे हैं। तो वर्तमान की मैं बात करता हूं साथियों, तो वर्तमान में राजस्थान के अंदर 7 मृगवन अभ्यारण्य है। मृगवन अभ्यारण्य का मतलब होता है ऐसे अभ्यारण्य जो हिरण की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, हिरण को बचाने के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें चिंकारा पाया जाता है, जिसके अंदर नीलगाय पाई जा सकती है, जिसमें खरगोश पाया जाता है। ठीक है भैया, मुख्य रूप से हिरण पाले जाते हैं जिसके अंदर। तो सबसे पहला है पुष्कर मर्गवन अभ्यारण्य और ये है साथियों अजमेर के अंदर और इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई थी साथियों? 1885 में। इसमें मृग, चिंकारा, नीलगाय और खरगोश देखे जाते हैं। यानी पुष्कर मृगवन अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और इसके अंदर हिरण भी देखे जा सकते हैं, यहाँ पर चिंकारा देखे जा सकता है, यहाँ पर नीलगाय देखा जा सकता है और यहाँ पर खरगोश भी देखा जा सकता है। इसी प्रकार दूसरा है साथियों अशोक विहार अभ्यारण्य। कहां पर है? जयपुर के अंदर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी साथियों 1886 में। और इसमें भी मृग देखे जाते हैं, चिंकारा, नीलगाय यहां पर देखे जाते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमने पढ़ा था चित्तौड़गढ़ मृगवन अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ के अंदर है और इसकी स्थापना हुई थी 1969 को। कब हुई थी साथियों? इसकी जो स्थापना हुई थी 1969 को हुई थी। और यहां पर भी खरगोश, नीलगाय, चिंकारा और काला हिरण देखा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आता है राजस्थान के अंदर कौन सा अभ्यारण्य है जहां पर मुख्य रूप से काला हिरण देखा जाता है? तो काला हिरण मुख्य रूप से कहां देखा जाता है? तो आपको ध्यान रखना भाई, चित्तौड़गढ़ मृगवन अभ्यारण्य के अंदर देखा जाता है, जिसकी स्थापना 1969 को हुई थी। और इसमें खरगोश, नीलगाय, चिंकारा, मुख्य रूप से काला हिरण यहां पर देखा जाता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाते साथियों। सज्जनगढ़ मृगवन अभ्यारण्य उदयपुर जिले के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी भाई मेरे 1984 में। यहां पर आपको चीतल देखा जा सकता है, चिंकारा, नीलगाय, खरगोश और मृग आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो अगर आप कभी जाते हो, उदयपुर घूमने जाते हो, तो सज्जनगढ़ मृगवन अभ्यारण्य में जरूर घूमकर आइएगा। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। यहाँ पर भी आपको मृग, चीतल, चिंकारा, नीलगाय और खरगोश देखे जाते हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते साथियों, अगला आ रहा है माचिया सफारी अभ्यारण्य। कहां पर है भाई मेरे? जोधपुर के अंदर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। यहां पर भी चीतल, चिंकारा, नीलगाय, खरगोश देखे जाते हैं। संजय उद्यान जयपुर के अंदर है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। यहां पर भी चिंकारा, नीलगाय और चीतल देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार 7वें अभ्यारण्य की मैं बात करता हूं तो वो है साथियों अमृता देवी, जोधपुर के अंदर है, खेजड़ेली गांव के अंदर है और इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। इस प्रकार राजस्थान के अंदर मैं बात करता हूं तो राजस्थान के अंदर वर्तमान में 7 मृगवन अभ्यारण्य है। ठीक है भैया, चलते आगे बात करते साथियों आज की सीरीज का प्रश्न संख्या 102। प्रश्न संख्या 102 आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है
और फिर आपको इसका रिस्पॉन्स करना है। आपके सामने प्रश्न संख्या 102 की अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो 102 प्रश्न आपके सामने रखा है कि मरु विकास कार्यक्रम राजस्थान के अंदर कब शुरू किया गया था। मरु विकास कार्यक्रम राजस्थान के अंदर कब शुरू किया गया था। हाँ भाई, जल्दी से जवाब करें। मरु विकास कार्यक्रम राजस्थान के अंदर कब शुरू किया गया था। ऑप्शन दे रखा साथियों आपके सामने 1996 और 1997। ठीक है भैया, 1997। उसके बाद दे रखा 1997, 1998, 1977, 1978 और एक ऑप्शन आपके सामने दे रखा साथियों 1966 और 1967। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया भैया ने। हाँ भाई, सभी साथियों से निवेदन में करता हूं फटाफट से जवाब दीजिएगा। मरु विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब शुरू किया गया था। बिल्कुल 1977 और 1978 में मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, 1977 1978 में शुरू किया था। यहां पर सही जवाब होगा, यहां पर सही जवाब होगा भैया सी ऑप्शन। आप में से कितने साथियों के सी ऑप्शन आ रहा है, फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। आप में से कितने साथियों के सी ऑप्शन आ रहा है। चलिए साथियों आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न साथियों आपके सामने है, प्रश्न संख्या 102। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 102 देर का मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन दे रखा साथियों आपके सामने 1967, भी ऑप्शन दे रखा 1968, 1969, 1966। ये प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी को पता होगा साथियों, मरु विकास कार्यक्रम के अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है, मरु विकास कार्यक्रम 1977 1978 में शुरू किया था। मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, 1977 1978 में शुरू किया गया था। हमारा सवाल है कि मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन दे रखा है 67, 68, 69 और 66। जवाब कीजिएगा। वाह भाई, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही रिस्पॉन्स किया है। हाँ भाई, बिल्कुल सही रिस्पॉन्स किया, फटाफट से रिस्पॉन्स करते जाइएगा। देखते हैं कितने साथी इस प्रश्न में बाजी मारते हैं। फिलहाल बी ऑप्शन यहां पर राइट किया है। चलिए भैया, बी ऑप्शन यहां पर क्लिक किया है, बहुत अच्छी बात है भैया। चलो देख लेते हैं, मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। आप सभी को पता होगा साथियों, मरु विकास बोर्ड की जो स्थापना है 1966 में की गई थी। कब की गई थी साथियों, 1966 में। तो यहां पर हमें डी ऑप्शन पर राइट करना होगा, ना कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, 1966 में की गई थी। कब की गई थी साथियों, 1966 में की गई थी। नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिएगा आगे बढ़ जाते साथियों, प्रश्न संख्या 103 की बात करते हैं। 103 प्रश्न आपके सामने, मरु विकास कार्यक्रम केंद्र और राज्य के मध्य किस वित्तीय अनुपात में शुरू किया गया है। जल्दी से बताइए, मरु विकास कार्यक्रम केंद्र और राज्य के मध्य किस वित्तीय अनुपात पर शुरू किया गया है। जल्दी से जवाब दो भैया। देखिए साथियों, आप सभी को पता है मरु विकास कार्यक्रम, देखिए प्रश्न आ सकता है मरु विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम को अगर लेकर प्रश्न आता है तो स्थापना कब, मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया, 1977 1978 को शुरू किया। मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब करी, यह आपके सामने प्रश्न आता है। तो मरु विकास बोर्ड की जो स्थापना की थी भाई मेरे 1966 में की थी। अब प्रश्न है कि मरु विकास कार्यक्रम तो शुरू कर दिया राजस्थान के अंदर, तो भाई इस कार्यक्रम को जब शुरू किया गया था तो केंद्र और राज्य के मध्य एक समझौता होता है। अब बताइए भैया वो समझौता किस अनुपात में होता है। तो केंद्र और राज्य के मध्य जो समझौता है होता है, वो समझौता किस अनुपात में होता है। जल्दी से जवाब कीजिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए साथियों, मरु विकास कार्यक्रम केंद्र और राज्य के मध्य 75% और 25% हिस्सेदारी को लेकर होता है। तो वित्तीय अनुदान की मैं बात करता हूं तो 75% राज्य सरकार का, वो केंद्र सरकार करेगा, और 25% किसका रहेगा साथियों, राज्य सरकार करेगा। क्लियर हो गया भैया, आगे सभी साथियों के समझ में।
हाँ चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। यहां पर दे रखा है राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है। राजस्थान के अंदर मरुस्थल का जो विस्तार है वो कौन सी दिशा में हो रहा है। कुलदीप भाई कह रहे हैं, कौन कह रहे, कुलदीप कह रहे हैं या हाँ आ गया सर के पास कॉल। चलिए भैया बिल्कुल कॉल आ गया था, थोड़ा जरूरी कॉल था इसलिए मैंने क्लास में अटेम्प्ट किया था। हाँ भैया जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है। राजस्थान मरुस्थल का विस्तार कौन सी दिशा में हो रहा है, जल्दी से जवाब कीजिएगा। जल्दी से बताइए साथियों, फटाफट से जवाब करें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। हाँ भाई फटाफट से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल यहां पर ए ऑप्शन रिस्पांस क्या है। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की तरफ हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। राजस्थान में मरुस्थल का जो विस्तार हो रहा है, इधर देखो भैया, इस राजस्थान की मैं बात करता हूं तो मरुस्थल का विस्तार ऐसे हो रहा है, मरुस्थल का विस्तार ऐसे हो रहा है भैया। इसका मतलब राजस्थान के अंदर मरुस्थल का जो विस्तार हो रहा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। कहां पर हो रहा है भाई मेरे, पश्चिम से पूर्व की ओर। राजस्थान के अंदर मरुस्थल का जो विस्तार हो रहा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। यहां पर हमें सी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब करना होगा सी प्रश्न, सी ऑप्शन सही जवाब होगा। आप में से कितने साथियों के सी ऑप्शन आया है, क्या बात है, कितने साथियों के सी ऑप्शन आया। हनुमान जी भैया हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। लाजी ये क्या है, लाजीजा देवी हमारी यूट्यूब परिवार में जुड़ चुके, बहुत बहुत स्वागत है। भानु कुमार आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बाबूलाल वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, रेखा जी, एम एस चौहान, वीरू सिंह, कुलदीप, लोकेश भाई, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 105 की बात करते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है। यानी प्रश्न ये कह रहा है कि भाई राजस्थान के अंदर मरुस्थलीकरण होता जा रहा है, इसका प्रमुख कारण क्या है। इसका प्रमुख कारण क्या है, ऑप्शन दे रखा है भूमिगत जल की लवणता, अनियंत्रित खनन, बरसात की न्यूनता और जलवायु परिवर्तन। जवाब दीजिए साथियों, जवाब दीजिए साथियों। राजस्थान में मरुस्थलीकरण होता जा रहा है, इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है, इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है। बिल्कुल सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप फटाफट से अपनी तरफ से रिस्पांस जरूर करें, और अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आ रहा है तो क्वेश्चन का नंबर लिखकर कमेंट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, तो आप किसका आंसर कह रहे हैं हमें पता नहीं चल पाएगा। और निवेदन करता हूं आप सभी साथियों से कि आप क्लास को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अगर आप क्लास में शामिल हो चुके हैं बिल्कुल भैया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिएगा हम बात करते हैं यहां पर राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण है बरसात का कम होना। भाई देखो बरसात अगर कम होगी तो कहीं ना कहीं मरुस्थल क्या होता जाएगा, फैलता जाएगा। तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख जो कारण है वो है बरसात की कमी। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो यहां पर हमें राइट करना होगा भाई मेरे सी ऑप्शन पे। आगे बढ़ जाते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। प्रश्न संख्या हमारे पास में आ रहा है 106। निम्न में से कौन सा कारण मरुस्थलीकरण का कारण नहीं हो सकता। अच्छा यहां क्वेश्चन बोल रहा है भाई इनमें से कौन सा कारण है जो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं हो सकता है। यहां पूछा है कि मरुस्थलीकरण का कारण नहीं हो सकता। ऑप्शन दे रखा है अधिक जुताई, बी ऑप्शन दे रखा है अधिक जनसंख्या, सी ऑप्शन दे रखा है अधिक चराई, डी ऑप्शन है अधिक जैविक खेती। जवाब कीजिए साथियों। हाँ भाई मरुस्थलीकरण का कारण नहीं हो सकता है अधिक जुताई, अधिक चराई, अधिक जनसंख्या या अधिक जैविक खेती। बिल्कुल सभी साथियों से मेरा निवेदन है आपके पास में समय है, आराम से क्वेश्चन को पढ़े,
हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड का समय मैं दे रहा हूं। 30 सेकंड में आपको प्रत्येक प्रश्न का जवाब देना होगा। 30 सेकंड में आपको प्रत्येक प्रश्न का जवाब देना होगा। तो सभी साथियों के पास में समय हो चुका है 30 सेकंड। निम्न में से कौन सा कारण मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो नहीं है यहां पर होगा जैविक खेती। अगर आप जैविक खेती करोगे तो इससे कोई मरुस्थलीकरण का प्रभाव नहीं होगा साथियों, इससे कोई मरुस्थल बढ़ेगा नहीं है। तो जैविक खेती इसका सही जवाब होगा, यह कारण नहीं होगा। बाकी अगर अधिक जुताई करोगे तो मरुस्थलीकरण का कारण बन सकता है। अधिक जनसंख्या मरुस्थलीकरण का कारण होगा, क्योंकि जनसंख्या अधिक होगी तो पेड़ों का विनाश कहीं ना कहीं होगा। रिक्वायरमेंट के अधिक अनुसार वो पेड़ काटने लगेंगे, तो यानी अधिक जनसंख्या भी नुकसान करेगी, मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देगी। अगर आप ज्यादा चराई करोगे तो नए पेड़ जो पेड़ पौधे उगते हैं उसको कटनाई होगी, तो उस स्थिति में भी आपका मरुस्थलीकरण का प्रभाव बढ़ता जाएगा। तो यहां पर हमें डी ऑप्शन को राइट करना होगा। चलिए साथियों आगे बढ़ जाते हैं। क्या बात है, एक मिनट। हाँ भाई 107 प्रश्न है, ये प्रश्न संख्या 107 है, थोड़ा नंबर मिस्टेक हो गया है। प्रश्न संख्या 107 है भैया, 107 है। अरावली वनीकरण में कौन सा जिला नहीं है? अरावली वनीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? देखिए साथियों, ग्राम सेवक का जो मेन पेपर हुआ था 9 जुलाई 2022 को, ग्राम सेवक का मेन पेपर हुआ था, और ग्राम सेवक का मेन पेपर हुआ था 9 जुलाई 2022 को। यह क्वेश्चन पूछा गया है पेपर के अंदर कि अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है, यह प्रश्न पूछा गया था। अरावली वनीकरण परियोजना में कौन सा जिला शामिल नहीं है? अरावली वनीकरण परियोजना में कौन सा जिला शामिल नहीं है? जवाब करो साथियों। बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों, डी ऑप्शन, अजमेर जिला शामिल नहीं था। अरावली वनीकरण जो परियोजना थी साथियों, उसमें अजमेर जिले को शामिल नहीं किया गया था। अब साथियों आपसे पूछ ले कि अरावली वनीकरण परियोजना कब शुरू करी, तो आपको ध्यान रखना भैया 1 अप्रैल 1992 से इस योजना को शुरू किया, और ये योजना 30 मार्च 2000 तक चली थी। तो प्रश्न आता है कि अरावली वनीकरण परियोजना कब शुरू करी गई थी? अरावली वनीकरण जो परियोजना शुरू की गई थी 1 अप्रैल 1992 में शुरू की थी, जो 30 मार्च 2000 तक चली थी। हाँ बिल्कुल 30 मार्च 2000 तक चली थी, क्लियर हो गया। और अरावली वनीकरण जो परियोजना है राजस्थान के 10 जिलों में चलाई गई थी। अरावली वनीकरण परियोजना राजस्थान के कितने जिलों में चलाई गई थी? 10 जिलों में चलाई गई थी। आप नोट कर लीजिए भैया, आप नोट कर लीजिए। हाँ भैया जल्दी से नोट कर लीजिए, आप सभी साथियों से निवेदन में करता हूं जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा। अरावली वनीकरण में कौन सा जिला नहीं आता है? तो भैया देखिए आप ध्यान रखिए, ग्राम सेवक का 9 जुलाई को पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये जो परियोजना 10 जिलों में चलाई गई थी, 1 अप्रैल 1992 से लेकर 30 मार्च 2000 तक इस परियोजना को चलाया गया था। ठीक है साथियों, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 108, सूखा संभावित कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष में शुरू किया गया था? सूखा संभावित कार्यक्रम कौन से वित्तीय वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शन दे रखा आपके सामने, 1974 75, 1991 92, 1985 86, 1990 91। जवाब कीजिए साथियों, आंसर क्या होगा? सभी साथियों से मेरा निवेदन है क्लास को आप लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जवाब दो भैया फटाफट से। चलिए भैया, क्वेश्चन दे रखा है सूखा संभावित कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष में शुरू किया गया था? सूखा संभावित कार्यक्रम कौन से वित्तीय वर्ष में शुरू किया गया था? सूखा संभावित कार्यक्रम 1974 और 75 में शुरू किया था। यानी वित्तीय वर्ष 1974-75 में सूखा वर्ष कार्यक्रम शुरू किया गया था।
मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1977 1978 में मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है भैया। तो 1974 1975 के दौरान सूखा विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया? हाँ भैया, सभी साथियों क्लियर हो चुका है। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के कितने जिलों में सूखा संभावित कार्यक्रम चलाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। राजस्थान के कितने जिलों में सूखा संभावित कार्यक्रम चलाया गया था? आप सभी को पता होना चाहिए साथियों, सूखा संभावित जो कार्यक्रम शुरू किया गया था, सूखा संभावित जो कार्यक्रम शुरू किया गया था 1973 और 74 में शुरू किया गया था। शुरू कब किया था? 1973-74 में। कौन से वित्तीय वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये आपसे कोई पूछ ले तो वित्तीय वर्ष का अगर प्रश्न पूछ ले, कौन से वित्तीय वर्ष में शुरू किया गया था, तो वित्तीय वर्ष था साथियों 1974-75। तो 1974-75 तो वित्तीय वर्ष है। कौन से वर्ष शुरू किया गया था? 1973-74 में शुरू किया गया था। राजस्थान के कितने जिलों में सूखा संभावित कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो राजस्थान के 11 जिलों में सूखा संभावित कार्यक्रम शुरू किया गया था। राजस्थान के कितने जिलों में सूखा संभावित कार्यक्रम शुरू किया गया था? राजस्थान के 11 जिलों में सूखा संभावित कार्यक्रम शुरू किया गया था। क्लियर हो चुका है सभी साथियों के? हाँ भैया, क्लियर हो चुका है सभी साथियों के? राजस्थान के 11 जिलों में सूखा संभावित कार्यक्रम शुरू किया गया था साथियों। क्लियर हो चुका है? चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम किन किन जिलों से संबंधित है? डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के कौन कौन से जिलों से संबंधित है? जल्दी से बताइए साथियों, फटाफट से जवाब दो। जल्दी से बताइए भैया, क्या बात है? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, वेरी वेरी नाइस, क्या बात है भैया, बिल्कुल यहां पर ए ऑप्शन जवाब दिया है। हाँ भाई, सभी साथियों से मेरा निवेदन मैं करता हूं फटाफट से जवाब देने की कोशिश करें। देखो भैया, अगर आप हर क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो कहीं न कहीं अगर आपको इस प्रश्न का आंसर भी नहीं आ रहा है, तो जब आप जवाब दोगे तो इससे हमें यह पता चलेगा कि आप यहां पर एक्टिव हो। और जो स्टूडेंट क्लास में एक्टिव रहता है, मान के चले कि भैया उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं और उनकी जो मेहनत है वो रंग भी लेकर आती है। आप ये नहीं सोचिए कि यहां गलत हो जाएगा हम क्या करें, नहीं। अगर आप जवाब दोगे तो आप एक्टिव हो, इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, आप ऑप्शन तक पहुंच रहे हैं और आप अपनी तरफ से जवाब देने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर आपका जवाब गलत भी हो गया तो हम आपको आंसर बता रहे हैं, आप राइट भी करना सीख रहे हैं। तो बिल्कुल आप सभी एक्टिव रहें क्लास के अंदर। हाँ भैया, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कौन से जिलों से संबंधित है? तो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिले संबंधित है। तो फिलहाल ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पर हमें ए ऑप्शन को राइट करना होगा। अब देखिए साथियों, ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न ऐसा भी घुमा कर आ जाए कि भाई डांग विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। हाँ भैया, सर मैं लेट हो गया हूं, मौसम खराब हो रहा है इसलिए। हाँ बिल्कुल, मौसम खराब हो रहा है इसलिए तो 3 बार आज हमारी क्लास भी रुक गई थी। डांग विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो डांग विकास कार्यक्रम 1987 1988 में शुरू किया था। डांग विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया था? तो प्रारंभ कब हुआ था भैया? 1987 1988 में प्रारंभ किया गया था। अच्छा भैया, कितने जिलों में इस विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था? तो राजस्थान के 8 जिलों में, राजस्थान के 8 जिलों में डांग विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। राजस्थान के 8 जिलों में डांग विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। क्लियर हो गया साथियों? राजस्थान के 8 जिलों के अंदर डांग विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था।
हाँ भाई, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अगले क्वेश्चन का जवाब दे भैया फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देश के अंदर 142 डेजर्ट ब्लॉक हैं और इसमें से राजस्थान में कुल कितने हैं? देश के अंदर 142 डेजर्ट ब्लॉक हैं, इसके अंदर राजस्थान में कुल कितने हैं? जल्दी से जवाब करें भैया। देश के अंदर कुल 142 डेजर्ट ब्लॉक हैं और इसके अंदर राजस्थान में कुल कितने हैं? देखिए साथियों, 142 की अगर मैं बात करता हूं, देश के अंदर टोटल 142 डेजर्ट ब्लॉक हैं और उसमें से अगर मैं राजस्थान की बात करता हूं साथियों, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान के अंदर 85 हैं। राजस्थान में कितने भाई मेरे? 85 हैं। कितने हैं भाई मेरे? 85 हैं। क्लियर हो गया। अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि देश के अंदर कुल डेजर्ट ब्लॉक का, देश के अंदर कुल डेजर्ट ब्लॉक का राजस्थान में जो परसेंटेज है वो है साथियों 59.85%। कितना है भैया? ध्यान रखना आपको 59.85% है। तो ये थोड़ा प्रतिशत आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कई बार परसेंटेज को लेकर पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। हाँ भैया, नोट कर लीजिए फटाफट से। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने 56 का मैदान स्थित है, जवाब करे भैया। ऑप्शन है बांसवाड़ा कुंभलगढ़ के मध्य, बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य, बांसवाड़ा कुंभलगढ़ के मध्य, बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य, प्रतापगढ़ डूंगरपुर के मध्य, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के मध्य। जल्दी से बताइए भैया। 56 का मैदान स्थित है। 56 का मैदान कहां पर स्थित है? भाई सभी साथियों से मेरा निवेदन है, थोड़ा सभी साथी रिस्पांस करें, क्योंकि देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी रिस्पांस करेंगे तो हमें भी ज्यादा बेटर लगेगा। बिल्कुल, जल्दी से बताइए 56 का मैदान कहां पर स्थित है? बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है भैया। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ नहीं। 56 का मैदान कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखिए साथियों, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के बीच में, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के बीच में स्थित जो मैदान है उसको अपन 56 का मैदान कहते हैं। तो प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के जस्ट बीच में स्थित जो मैदानी भाग है उसको हम 56 का मैदान कहते हैं। कितने साथियों का सही राइट हुआ है? क्या बात है। हाँ भैया, आगे बढ़ जाते। प्रश्न संख्या है 112। राजस्थान का कौन सा भूभाग क्षेत्र बीहड़ के स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा भूभाग का जो क्षेत्र है वो बीहड़ के स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है? जवाब कीजिए साथियों। बिल्कुल यहां पर जवाब दिया है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। मैं निवेदन करता हूं सभी साथियों से, फटाफट से जवाब कीजिएगा। बिल्कुल फटाफट से जवाब दीजिएगा। राजस्थान का कौन सा भूभाग क्षेत्र बीहड़ के स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है? यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों चंबल बेसिन के नाम से। बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है चंबल बेसिन। चंबल बेसिन बिल्कुल सही जवाब होगा। हाँ भैया, कितने साथियों के चंबल बेसिन आंसर आ रहा है? बहुत अच्छी बात है, चंबल बेसिन। बिल्कुल यहां पर हमें चंबल बेसिन को राइट करना होगा साथियों।
यहां पर हमें बी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। मैक्सिमम साथियों का बी ऑप्शन आ रहा है। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 113 की बात करते हैं। चौकला नस्ल की भेड़ राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? चौकला नस्ल की भेड़ राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने पाली जालोर, बी ऑप्शन आपके सामने है गंगानगर हनुमानगढ़, सी ऑप्शन आपके सामने रखा है सीकर झुंझुनू, डी ऑप्शन आपके सामने रखा है बाड़मेर जोधपुर। जवाब कीजिएगा। हाँ भैया जल्दी से बताइए, चौकला नस्ल की भेड़ राजस्थान के कौन से जिलों में मिलती है? बिल्कुल सीकर और झुंझुनू में। राजस्थान के दो जिले हैं सीकर और झुंझुनू, जहां पर प्रमुख रूप से चौकला नस्ल की भेड़ें मिलती हैं। तो बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों सीकर और झुंझुनू को। सीकर और झुंझुनू को बिल्कुल भारत की मेरिनो जिसको हम कहते हैं। चलिएगा आगे बढ़ जाते साथियों, प्रश्न संख्या 114 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 114 हमें दे रखा है साथियों, आपके सामने जगपुरा और आनंदपुरा भूकिया, जगपुरा तथा आनंदपुरा भूकिया क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए भैया। जगपुरा और आनंदपुरा भूकिया जो क्षेत्र हैं निम्नलिखित में से कौन से खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? हाँ भैया रीजनिंग क्लास इसके बाद शुरू होगी। बिल्कुल सही जवाब दिया है सोना। जगपुरा तथा आनंदपुरा भूकिया जो क्षेत्र हैं सोना के लिए जाने जाते हैं। तो बिल्कुल हमें यहां पर सोना को राइट करना होगा, बिल्कुल सोना को राइट करना होगा साथियों। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 115 की बात करते हैं। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन में प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान के अंदर लिग्नाइट कोयला क्षेत्र के अंदर प्रमुख स्थान कौन सा है? जवाब कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर, बिल्कुल सही जवाब दिया। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखो भैया राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो है बरसिंहपुर, बरसिंहसर और कपूरडी। बरसिंहसर और कपूरडी, ए ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान की आकृति कैसी है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन दे दिया मैंने तो आपको। राजस्थान की आकृति कैसी है? जवाब करें भैया फटाफट से। हाँ भाई जल्दी से जवाब करें, राजस्थान की आकृति कैसी है? राजस्थान की आकृति कैसी है? जल्दी से जवाब करें। क्या बात है, क्या बात है, सभी का आंसर राइट हो रहा है। राजस्थान की आकृति कैसी है? राजस्थान की जो आकृति है साथियों वो पतंग के समान है, जिसको हम बोल सकते हैं विषम कोणीय, जिसको हम बोल सकते हैं साथियों विषम कोणीय या पतंग के समान या पतंगाकार। तो राजस्थान की जो आकृति है पतंगाकार, पतंग के समान या विषम कोणीय, बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर होगा। सभी साथियों से मेरा निवेदन है क्लास को आप एक बार लाइक जरूर करें। अगर आप क्लास में उपस्थित हैं तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है एक बार आप क्लास को लाइक जरूर करें। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? माउंट आबू क्षेत्र के अंदर किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वनस्पति, उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति, अर्ध शुष्क पतझड़ वन या सभी प्रकार की? जल्दी से बताइएगा भैया, फटाफट से जवाब कीजिएगा। बिल्कुल, माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? तो माउंट आबू क्षेत्र की मैं बात करता हूं तो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, बिल्कुल माउंट आबू क्षेत्र के अंदर जो वन पाए जाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो यहां पर हमें बी ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा।
इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो बी ऑप्शन होगा। यहां पर हमें बी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। चलिए आगे बढ़ जाते साथियों, प्रश्न संख्या 118 की बात करते हैं। 118 प्रश्न बोल रहा है भाई मेरे, उपरमाल है। उपरमाल क्या है बताओ जल्दी से। बोराट का पठारी भाग है क्या? बी ऑप्शन है हाड़ौती का भाग है क्या? सी ऑप्शन दे रखा है आबू का भाग है क्या? डी ऑप्शन दे रखा है नागौर का भाग है क्या? जल्दी से बताइए भैया, उपरमाल क्या है? जल्दी से बताइएगा फटाफट से। हाँ भाई, सभी से निवेदन में करता हूं फटाफट से रिस्पॉन्स करें। रेखा हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, लोकेश भाई जुड़ चुके हैं, कैडी भाई जुड़ चुके हैं, गौरी कुमावत जुड़ चुके हैं, अंजलि जुड़ चुके हैं, भानु कुमार, कुलदीप भाई, वंदना जी, आरती जी, सभी साथियों से निवेदन में करता हूं फटाफट से रिस्पॉन्स करें। हाँ भाई, आत्माराम जी, ऐश्रिंग जी, चलिएगा। देखिए साथियों, मैं बिल्कुल यहां पर ऊपर माल की मैं बात करता हूं तो ऊपर माल के अंदर दो पठारी क्षेत्र आते हैं। एक आता मेवाड़ का पठार, एक आ जाता है मेवाड़ का पठारी बाग, और दूसरा इसके अंदर आ जाता है साथियों हाड़ौती का पठारी बाग। दूसरा इसमें आ जाता है हाड़ौती का पठारी बाग। यानी हाड़ौती का जो मैदानी भाग है, पठारी भाग है वो, और मेवाड़ का पठारी भाग, ये दोनों ऊपर माल क्षेत्र में आ जाते हैं। किस में आ जाते भाई मेरे? ऊपर माल में आ जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहां पर राइट करना होगा बी ऑप्शन, ऊपर माल। यहां पर प्रश्न है ऊपर माल है, तो ऊपर माल क्या है? हाड़ौती पठार के अंतर्गत ऊपर माल का पठार और मेवाड़ का पठार आता है। तो हाड़ौती पठार के अंतर्गत आता है भैया, हाड़ौती पठार के अंतर्गत। यहां पर देखिएगा हाड़ौती जो पठार है इसके अंतर्गत आ रहा है भैया मेवाड़ का पठार भी आ रहा, और इसके अंतर्गत क्या आ रहा भाई मेरे? ऊपर माल का पठार भी आ रहा। तो कहीं न कहीं ऊपर माल क्या है भैया? ऊपर माल हाड़ौती के पठार का एक प्रमुख रूप से भाग माना जाता है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों, यहां पर हमें बी ऑप्शन पे राइट करना होगा। हाँ जी, चंचल जी हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 119 की बात करते हैं। हाँ भाई, प्रश्न संख्या 119 की बात करते हैं। 119 आपके सामने स्क्रीन पर है, पूरे प्रश्न को पढ़े। 30 सेकंड का आपके पास यथावत समय, आराम से जवाब दे। थार के मरुस्थल की स्थलाकृति में किस प्रकार के बालू का स्तूप जनरली पाए जाते हैं? हाँ भैया जल्दी से बताओ, थार के मरुस्थल की स्थलाकृति में किस प्रकार के बालू का जो स्तूप है वो जनरली पाए जाते हैं? ऑप्शन दे रखा है पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, बी ऑप्शन दे रखा आपके सामने, बी ऑप्शन दे रखा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, सी ऑप्शन दे रखा है बरखान बालू का स्तूप, और डी ऑप्शन दे रखा पेराबोलियम बालू का स्तूप। जल्दी से बताइएगा। थार का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? क्वेश्चन हमारा ये है भैया। देखो भैया, थार का जो मरुस्थल है उसमें प्रमुख रूप से जो बालू का स्तूप पाया जाता है वो पाया जाता है पेराबोलियम। कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं भाई मेरे? पेराबोलियम बालू का स्तूप पाए जाते हैं। पेराबोलियम बालू का स्तूप पाए जाते हैं थार के मरुस्थल के क्षेत्र में। तो थार के मरुस्थल के जो क्षेत्र में प्रमुख रूप से बालू का स्तूप की पट्टी पड़ी है वो है पेराबोलियम। डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। डी यहां पर राइट आंसर करना होगा हमें। आगे बढ़ जाते साथियों, प्रश्न संख्या 120 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 120 की, ओहो